मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका ADRGS एकेडमी पर। मैं हूं अभिषेक चौहान। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है। डेली बेसिस पर हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी तथ्यों का संकलन प्रस्तुत करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि करंट अफेयर्स का हिस्सा ऐसा हिस्सा है जिसमें आप पूरे के पूरे सवाल एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरे से पूरे सवाल करने की गारंटी केवल यही सेक्शन देता है, अन्य कहीं पर भी आप दावा जनरल स्टडीज़ में या जनरल नॉलेज में नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। ओसिरिस रेक्स क्या है ये? हाल ही में चर्चा में रहा, नासा का मिशन है और 2016 में एस्टेरॉयड बेन्नू के लिए इसे भेजा गया था। बेन्नू क्या है? एस्टेरॉयड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये बी प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जहाँ पर माना जाता है ये कैटेगरी ऐसी है, बी प्रकार ऐसे एस्टेरॉयड को कैटेगराइज करता है जो बताता है कि इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड में कार्बन और खनिज अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हैं। ठीक है, तो ओसिरिस रेक्स के विषय में आप जान चुके हैं। ये वापस लौट आया है और इसीलिए चर्चा में है। 2016 में गया था और ये भाई साहब काफ़ी दिन बाद लौट रहे हैं, लगभग 7 साल बाद। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। विंडरजी इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन। ठीक है, विंडरजी इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन स्थल आप जरूर याद रखिए, चेन्नई। ठीक है, बहुत ही संभावना है इसके पूछे जाने की। साथ ही भारत डेनिश ऊर्जा साझेदारी की सफलता का प्रतीक है। भारत और डेनिश कंट्रीज़ के बीच ये समझौता रहा है नीदरलैंड के साथ। तो एक लंबे समय से विंड एनर्जी में भारत और नीदरलैंड एक सहयोगी देश के रूप में रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन उन्हीं को समर्पित है और एक बड़े व्यापक पैमाने पर इसे मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023। ठीक, तो हाल ही में ये गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में इसका आयोजन किया गया, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पर? हिंडन एयरबेस। कहाँ है ये? गाजियाबाद, गाजियाबाद में। क्लियर? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये दो तथ्य इसमें महत्वपूर्ण है। भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति के विषय में ये प्रदर्शनी बताती है। तो आगे चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की खोज। ठीक है, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा। और जाम्बिया, ठीक है, अफ्रीकी देश है ये जाम्बिया, यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की खोज हुई है। ऐसा माना जाता है कि 4,70,000 वर्ष पुरानी ये संरचना है। और इस दृष्टि से क्या है? आधुनिक मनुष्य, इसका समय काल जो निर्धारित किया गया कितना है? 4,70,000 वर्ष पुराना। और आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व की बात करें तो इससे पहले की संरचना इसे माना जा रहा है। और इससे जो पता लगता है वो ये है कि हीडलबर्गेसिस द्वारा तैयार किए गए। हीडलबर्गेसिस क्या है? ये मानव प्रजाति है, होमिनिन, जैसे कि होमोसेपियंस है, ऐसी ही होमोसेपियंस से पहले की प्रजाति है, इसके द्वारा इसे तैयार किया गया। 7 लाख से 2 लाख साल पहले ये हीडलबर्गेसिस इस क्षेत्र में निवास किया करते थे। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम 2023। ठीक है, क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये। ठीक है, इसको अमेंडमेंट किया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से बताया गया है कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो अधोलिखित हैं। आप देख सकते हैं। राजनीतिक दल, विधानमंडल के सदस्य, चुनाव उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, मीडिया घराने जिन्हें पहले से विदेशी योगदान, फॉरेन से कोई धन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, विदेशी योगदान प्राप्त हो रहा है, इन्हें अब इससे रोका नहीं जाएगा, अर्थात उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जबकि ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि अगर इन्हें बाहर से, विदेश से धन प्राप्त होता है तो इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पर यदि यह, हाँ, लेकिन कंडीशन यह है, यदि यह पैसा कहाँ से? रिश्तेदारों से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहा है, तो अब भी इनको क्या है? अभियोजन इनके खिलाफ किया जा सकता है, मुकदमा इनके खिलाफ दायर किया जा सकता है। लेकिन
अगर रिश्तेदारी से भेज रहे हैं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मुकदमे का। ठीक है, तो कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, विधानमंडल के सदस्य हैं, चुनाव उम्मीदवार हैं, न्यायाधीश हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया घराने। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे लोगों को छूट दी गई है, इसलिए हाल ही में चर्चा में रहा। आगे चलते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, आज की तिथि है 27 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे, और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को एकीकृत करने में पर्यटन की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इन दिवसों का मतलब क्या होता है, जागरूकता ही बढ़ाना होता है। और जैसा कि नाम है विश्व पर्यटन, तो पर्यटन के मामले में जागरूकता बढ़ाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को एकत्र करने के मामले में। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, C-295 हाल ही में बहुत ही चर्चा में है ये, तो आइए देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है। ये अत्यधिक बहुमुखी सामरिक परिवहन विमान है, याद रखें क्या है, परिवहन, हैवी ड्यूटी के हैं, और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक विमान है, अर्थात सामान या साजो सामान या भारी संख्या में सैनिकों के आवागमन को ये संभव बनाते हैं। और गाजियाबाद में, ठीक है, एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को इसे ऐसा पहला विमान सौंपा गया C-95 का। क्लियर। C-95 की जो पे लोड क्षमता है वो क्या है, 9 टन की है, ये जो इसे गजब की क्षमता माना जाता है। और ये अब तक भारत में जो परिवहन विमान प्रयुक्त किए जा रहे थे उन मामलों में ये सर्वाधिक है। ठीक है, भारत ने ऐसे 56 विमानों का समझौता किया है, 56 विमानों का। ठीक है, जिसमें से कि 16 फ्लाई अवे स्थिति में सेविले स्पेन से प्राप्त किए जाएंगे। फ्लाई अवे स्थिति कौन सी होती है, अर्थात पूरी तरह तैयार, अर्थात उड़कर भारत आ सकते हैं, इस तरह पूरी क्षमता से युक्त होंगे, इनमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। आएंगे कहाँ से, सेविले स्पेन, सेविले स्पेन से आएंगे। यहाँ पर एयरबस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अगर आप देखें तो एयरबस जिसका ये विमान है C-295, ये यूरोपीय देशों के कई देशों का एक जॉइंट वेंचर है, किसी एक देश का नहीं है। स्पेन में इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिखता है, तो इसका मुख्यालय आपको नीदरलैंड में दिखेगा। तो आप देख सकते हैं, जबकि 40 विमान जो बचे आपके 56 हैं, 16 आपके तैयारी हालत में आएंगे और 40 आपके भारत में सेविले निर्मित करेगी। किसकी सहायता से, टाटा एडवांस सिस्टम की सहायता से। टाटा एडवांस सिस्टम की सहायता से इसे डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर विमानों का मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, साथ ही असेंबली भी होगी, अर्थात जो तैयार सामान आएगा उसको यहाँ जोड़ा जाएगा। ठीक है, और एयरबस मैंने आपको बता ही दिया कि एयरबस के द्वारा ये विमान निर्मित किए जा रहे हैं, जो कि यूरोपीय कंपनी है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का द्वितीय चरण लॉन्च। ठीक है, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्या है देख लेते हैं। फ्यूचर इंजीनियर, जैसे आप शब्द देखें तो पकड़ने की भी कोशिश कीजिए। फ्यूचर इंजीनियर मतलब भविष्य के किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई प्रोग्राम है। ठीक है, आप देख कर ही जान जाएंगे। और आगे देखते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वितीय चरण को लॉन्च किसने किया है, तो ये संस्था है आपकी NESTS। ठीक है, NESTS आप इसको भी समझिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में फुल फॉर्म भी पूछता है। और इसका तात्पर्य क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, NESTS, इसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और NESTS किसके अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग का, तो 54 एकलव्य मॉडल चुने गए हैं, 55 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ERMS बोला जाता है, इससे भी आप याद रखिए। ये है एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, ERMS का, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल। क्लियर। इन छात्रों को लाभ पहुंचाना है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तहत, और उन्हें ब्लॉक प्रोग्रामिंग, जैसे आप तक ने ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे बहुत सारे एडवांस पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाएगा, और उन्हें आदिवासी बच्चों को, ट्राइबल्स बच्चों को लाभ पहुंचाया जाएगा। यही इसका उद्देश्य है। ERMS की स्थापना कब हुई थी, एकलव्य मॉडल स्कूलों का कॉन्सेप्ट कब आया था, यह आया था आपका 1997-98 के आसपास। ठीक है, तो ERMS की अवधारणा कब है, 1997-98 के आसपास इन्हें पहली बार लाया गया था। ऐसे स्कूल नवोदय विद्यालय की तर्ज पर लाए गए हैं। CBSE के पाठ्यक्रम को ये फॉलो करते हैं, साथ ही कक्षा 6 से 12 तक होते हैं। क्लियर।
और इनका उद्देश्य क्या है, होलिस्टिक अप्रोच में छात्रों की मदद करना, ना कि केवल एकेडमिक उत्कृष्टता दिखाना। ठीक है, आगे चलते हैं। गोवर्धन के लिए एकीकृत रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, एक पोर्टल क्या होते हैं, सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। जो भी सरकार के प्रोग्राम हैं आप उन्हें सुविधा इस तरह उपयोग कर सकें जो सरल हो, इसलिए पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं। ये आपको इस प्रक्रिया के अधीन काफ़ी सरलता के साथ चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है, जल शक्ति मंत्रालय। ये जरूर याद रखिए कौन लॉन्च कर रहा है, अगर है कोई तो आप उसे जरूर याद रखिए। जल शक्ति मंत्रालय गोवर्धन के लिए एकीकृत रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर रहा है। उद्देश्य क्या है, बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अर्थात जो नष्ट हो जाते हैं समय के साथ, साथ ही जैविक कचरे, इनके उपयोग को बढ़ाने की दिशा में, अर्थात इनके उपयोग को बढ़ाने का क्या मतलब है कि इन्हें किसी मूल्यवान चीज़ों में बदलना है, ऐसे संसाधनों में बदलना है जिसे हम उपयोग कर सकें, कचरा केवल कचरा न रहे, हमारे लिए लाभदायक भी हो जाए, यही इसका तात्पर्य है। तो इस दिशा में प्रयास करना है और साथ ही मैंने बताया आपको उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। जैसे जैविक कचरे से आपने फर्टिलाइज़र बना लिया, आपने बिजली बना ली, तो क्या है, आपने इसके उपयोग को बढ़ा लिया और वैल्यू एडेड लेवल पर आप इसे ले जा सके। तो यह पहल देश भर में कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस संयंत्रों की पंजीकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। ठीक है, पोर्टल है तो क्या कर रहा है, पंजीकरण व्यवस्था को प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगा। इधर उधर जो छितराया है उसे क्या करेगा, एक जगह लाएगा, उसके नियम कानून जो है एक ही जगह आपको मिल सकेंगे। आगे चलें, क्लियर। एशियन गेम्स इस समय चल रहे हैं आपके और डेली कोई न कोई उपलब्धि भारत को प्राप्त हो रही है। आज भी आपको प्राप्त हुई है 25 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम इवेंट में भारत को गोल्ड मिला है। ठीक है, 25 कैटेगरी क्या है, 25 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी है, महिला है, महिला टीम को, ठीक है, ये टीम है, व्यक्तिगत को भी मिलता है, तो महिला टीम में गोल्ड मिला हुआ है। क्लियर, तो गोल्ड तो आप जरूर ही याद रखिए। साथ ही हम देखते हैं 3 पोजीशन राइफल। ठीक है, ये एक कैटेगरी है और यहाँ भी महिला टीम को क्या मिला है, सिल्वर मिला है। यहाँ पर आपको गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर मिला है। अगली उपलब्धि क्या है आज की, 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत, अभी मैंने टीम की बात की, अब क्या है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत की बात है। इसमें सिफत सामरा को गोल्ड मिला है। ठीक है, साथ ही इसी कैटेगरी में 3 पोजीशन राइफल में आशी चौकसी को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एशियन गेम्स में। बल्कि ये जो कंपटीशंस होते हैं, एशियन गेम, ओलंपिक, ये ज़्यादा टफ होते हैं अगर आप क्रिकेट की तुलना में देखें तो। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यहाँ ब्रोंज पाने वाला भी काफ़ी उन्नत खिलाड़ी होता है और काफ़ी सम्मान का पात्र होता है। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही, मिलते हैं हम आगे।